नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज हम पॉलीटेक्निक की जो सोम की क्लास चल रही थी उसके सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लोड इन इंजीनियरिंग। सभी ढांचे या मशीनें जैसे मकान, पुल, मोटर, क्रेन तथा वायुयान आदि कई अंगों या अवयवों को इस प्रकार जोड़कर बनाई जाती है कि वे लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति कर सके तथा बाह्य को भी सहन कर सके। अवयवों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बोझ लोड कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में SI में न्यूटन, मीटरी प्रणाली में किलोग्राम तथा अंग्रेजी प्रणाली में पाउंड का प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। द्रव्यों के सामर्थ्य। द्रव्यों के सामर्थ्य विषय के अंतर्गत इसी उपदेश से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसी अंग पर बल लगाने पर उसमें पदार्थ के अंदर से प्रतिरोधी बल उपजते हैं जो बाह्य बलों को विरुद्ध करते हैं और अंग को संतुलन में रखते हैं। इन्हें आंतरिक प्रतिरोधी बल या प्रतिबल कहते हैं। तो अपन अब प्रतिबल स्ट्रेसेस के टाइप पढ़ेंगे या लोड्स के टाइप पढ़ेंगे अब। ठीक है, बोझ या भार के प्रकार, टाइप ऑफ लोड्स। लोड्स कितने प्रकार से लगाए जाते हैं? किसी भी बीम पर, किसी भी वॉल पर, किसी भी छत पर, ठीक है, रूफ पर। तो बोझ या भार के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है अचल तथा चल भार, डेड तथा लिव लोड। दूसरा अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार, एक्सियल तथा ट्रांसवर्स लोड। तीसरा है तनाव, संपीड़न तथा कर्तन, टेंसाइल, कंप्रेसिव तथा शेयर लोड। तो पहले लोड अपन पढ़ेंगे क्या होता है। अचल भार, डेड लोड। वे भार या वे सभी बोझ या भार जो सदैव ही अपना मान बदले बिना क्रिया करते हैं, जिनकी क्रिया स्थिति भी निश्चित होती है। मतलब कहीं पे भी लोड लगेगा तो वो सेम ही लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं हम आपको। जैसे ये कोई बीम है, इस पर लोड लगेगा तो समान रूप से वितरण होगा लोड का। जो लोड यहाँ लगेगा वही लोड यहाँ लगेगा और वही लोड यहाँ लगेगा। तो ये है अचल भार है, इसे डेड लोड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चल भार, लिव लोड। ये बोझ अस्थायी प्रकार से क्रिया करते हैं और इनका मान तथा क्रिया बिंदु भी स्थिर नहीं रहते, जैसे गाड़ी में चलते फिरते व्यक्ति। नेक्स्ट है अपना अक्षीय भार, एक्सियल लोड। अक्षीय भार वे भार हैं जो किसी अवयव की लंबाई की अक्ष पर उसके समांतर दिशा में क्रिया करते हैं। अक्षीय भार दो प्रकार से लगाए जा सकते हैं। यहाँ कोई बीम दी गई हो, यहाँ दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, ये अक्षीय भार लग रहा है। ठीक है, अवयव की लंबाई के अक्ष से होते हुए भार, जिन्हें केंद्रीय भार भी कहते हैं, सेंट्रल लोड। अवयव की लंबाई में अक्ष के समांतर कुछ दूर पर विक्रियाशील भार, जिन्हें उत्केंद्रित भार कहते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ भार। तो अनुप्रस्थ भार वे भार हैं जो अवयव की लंबाई के अक्ष के लंबरूप अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट के तल में ही क्रिया करते हैं। अक्षीय भारों को सीधे भार, डायरेक्ट लोड तथा अनुप्रस्थ भारों को कर्तन भार, शेयर लोड भी कहते हैं। तनाव भार। नेक्स्ट है अपना तनाव भार, टेंसाइल लोड। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो अक्षीय बलों का ऐसा युग्म जो किसी अवयव को उसके दोनों सिरों पर खींचता है, इसलिए तनाव भार दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक बीम है जहाँ पे दोनों तरफ से बल लगाया गया है। ये अपना तनाव भार है जो दोनों तरफ, मतलब बीम अपनी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होने का विरोध कर रही है जब, तो इसमें तनाव भार लग रहा है। नेक्स्ट है अपना संपीड़न भार, कंप्रेशन लोड। दो अक्षीय बलों का ऐसा युग्म जो किसी अवयव के दोनों
सिरों को दबाता है, संपीड़न भार कंप्रेशन लोड कहते हैं। नेक्स्ट है अपना कर्तन भार, शेयर लोड। कर्तन भार या कर्तन बल, शेयर लोड और शेयर फोर्स ऊपर बताए गए दोनों भारों की तुलना में भिन्न भिन्न लगता है। एक रिवेट जोड़ दिखाया गया है, यहाँ पे एक रिवेट जोड़ दिखाया गया है जिसमें दोनों प्लेटों पर खिंचाव बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। यहाँ पे दाई और बाई दोनों तरफ से लग रहे हैं बल। यदि यह बल रिवेट को तोड़ने के लिए काफ़ी है तो रिवेट टूट जाएगा। अगर इतना बल जितना इस पर बल लग रहा है अगर वो काफ़ी है तो रिवेट टूट जाएगा। ऊपर वाली प्लेट में रिवेट का भाग और नीचे वाली प्लेट में रिवेट का भाग दाईं ओर से खिसक जाए, अर्थात रिवेट दोनों प्लेटों के बीच समतल AB पर काट फिसल जाएगी। इस क्रिया को रिवेट का कर्तन शेयर कहते हैं। इस आधार पर बल F रिवेट पर कर्तन बल या भार शेयर फोर्स और लोड होता है जो कि उस समतल में कार्य करता है जिसमें पदार्थ टूटे या उसमें टूटने की प्रवृत्ति पैदा हो। इसके विपरीत सीधे भार अवयव के अनुप्रस्थ काट के लंबवत कार्य करते हैं। कर्तन भार के विषय में अधिक जानकारी अगले अनुप्रस्थ में अब हम प्रतिबल के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबल स्ट्रेस। जब किसी दृढ़ पिंड पर बल लगाया जाता है तब पिंड विरूपित हो जाता है। विरूपण के कारण विरुद्ध करने के लिए पिंड के भीतर आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक बल पिंड पर लगने वाले बलों का विरोध करता है। विरोधी बल का परिमाण विरूपण बल के बराबर रहता है। पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिरोधी बल का मान प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है, छड़ का प्रतिबल तनाव बल अपॉन काट का क्षेत्रफल P/F/A। टाइप्स देखेंगे स्ट्रेस के। प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, तनाव तथा संपीड़न बल, दूसरा है सीधे तथा नमन प्रतिबल, तीसरा है कर्तन या स्पर्शीय प्रतिबल। तो पहला है तनाव प्रतिबल। जब पिंड पर लगने वाला बल पिंड को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाने का प्रयास करता है तथा पिंड में तनाव प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। तनाव प्रतिबल को P से प्रतिशत करते हैं, P/F/A, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो नेक्स्ट है अपना संपीड़न प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब किसी पिंड को बलों द्वारा संपीड़ित कर उसकी लंबाई घटाने का प्रयास किया जाता है तो पिंड में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। किसी भी पिंड की जब बलों पर किसी पिंड पर बल लगता है और उसकी लंबाई घटाने का प्रयास किया जाता है तो उसको संपीड़न प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। इस पर भी फॉर्मूला तो सब जगह सेम ही होता है, जहाँ पे इसका भी फॉर्मूला P/F/A होगा, ठीक है। सीधे तथा नमन प्रतिबल, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। जब किसी धरन बीम पर बाहर से अनुप्रस्थ भार कार्य करता है तो उसके आकार में परिवर्तन नमन के रूप में होता है, अर्थात धरन या अंग का झुकाव होता है। इस दशा में विरूपण के विरुद्ध हेतु पदार्थ के अंदर ही उपजे प्रतिबल नमन प्रतिबल कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए आप बीम दी गई हुई है जिस पर यहाँ कोई फोर्स लगा तो ये बेंड हो गई, ठीक है, जिसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। जब किसी अवयव पर उत्केंद्रित भार क्रिया करता है तो भी उसका झुकाव होता है, फलस्वरूप उसमें नमन प्रतिबल उपजते हैं। परंतु इसके साथ साथ अवयव में तनाव या संपीड़न के प्रतिबल भी उपजते हैं जिन्हें सीधे प्रतिबल डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपना कर्तन या स्पर्शीय प्रतिबल, शेयर स्ट्रेस जिसे कहते हैं, शेयर या टेंजेंटियल स्ट्रेस। जब किसी पिंड पर दो समांतर या विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल पिंड की काट से स्पर्शीय हो तो पिंड का एक भाग दूसरे भाग पर सरकने की प्रवृत्ति रखता है। इस अवस्था में पिंड पर उत्पन्न
प्रतिबल कर्तन प्रतिबल या स्पर्शीय प्रतिबल कहलाते हैं। ठीक है, कर्तन प्रतिबल उसी तल पर उत्पन्न होते हैं जिस तल पर स्पर्शीय प्रतिबल का क्रिया करता है। यदि स्पर्शीय प्रतिबल कर्तन बल का मान F तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो कर्तन प्रतिबल यहाँ पे Q बराबर F/A। कर्तन प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल PA होता है। नेक्स्ट है विकृति स्ट्रेन। एक दृढ़ पिंड उसके ऊपर लग रहे विरूपण बलों का सदैव विरोध करता है, परंतु किसी पिंड की विमा में उत्पन्न परिवर्तन तथा आरंभिक विमा का अनुपात पिंड की विकृति कहलाती है। विकृति बराबर विमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विमा। विकृति को E से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध अनुपात होने के कारण विकृति मानक विमाहीन राशि है। अब विकृति के प्रकार टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे हम, विकृति कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए विकृति 3 प्रकार की होती है। पहली अनुदैर्घ्य विकृति, दूसरा कर्तन विकृति, तीसरा आयतन विकृति। पहला है अनुदैर्घ्य विकृति। L लंबाई की एक छड़, देखिए आप L लंबाई की एक छड़ किसी दृढ़ आधार पर सहारे से लटकी हुई है, किसी दृढ़ आधार पर लटकी हुई है। छड़ पर अक्षीय दिशा में तनाव बल F लगाने पर, अक्षीय दिशा में F बल लगाने पर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अक्षीय दिशा में F बल लगाने पर छड़ की लंबाई में डेल L वृद्धि हो जाती है। लंबाई में वृद्धि होने के कारण इस प्रकार की विकृति को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुदैर्घ्य विकृति कार्य कहते हैं इसको। तनाव बल के कारण छड़ की लंबाई में हुई वृद्धि तथा आरंभिक लंबाई का अनुपात को तनाव विकृति कहलाता है। अतः तनाव विकृति E बराबर डेल L/L। ठीक है, इसी प्रकार यदि संपीड़न बल F के कारण छड़ की लंबाई डेल L के बराबर कमी आती है तो संपीड़न विकृति होगी E बराबर डेल L/L। तनाव विकृति तथा संपीड़न विकृति को रेखीय विकृति भी कहते हैं। इसका मात्रक नहीं होता, जैसा आपको पता है विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति एक विमाहीन राशि है। तो नेक्स्ट है अपना हुक्स लॉ, हुक का नियम। तो चलिए हुक का नियम देखते हैं क्या है। सन 1678 में सर रॉबर्ट हुक ने एक नियम दिया जिसके अनुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल तीव्रता उसमें संबंधित विकृति के समानुपाती होती है। अर्थात प्रतिबल तीव्रता समानुपाती विकृति, प्रतिबल तीव्रता इज इक्वल टू स्थिरांक इंटू विकृति। समानुपाती प्रोपोर्शनल के साइन की जगह स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबल तीव्रता अपॉन विकृति यहाँ जाएगी तो अपॉन विकृति इज इक्वल टू स्थिरांक। तो ये अपना हुक का नियम है। तो इसको देखते हैं। इस स्थिरांक को हुक स्थिरांक, हुक्स कांस्टेंट या प्रत्यास्थ गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी पदार्थ के लिए आमुख प्रतिबल तीव्रता तथा उससे संबंधित विकृति के आधार पर हुक स्थिरांक निम्न प्रकार के हैं। हुक स्थिरांक बताए गए हैं कितने प्रकार के हैं। पहला है तनाव या संपीड़न में प्रत्यास्थ गुणांक या यंग मापांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन और कंप्रेशन और यंग मॉडुलस। सेकंड है कर्तन मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थर्ड है आयतन मापांक, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये रहा अपना यंग मॉडुलस, जिसे यंग मापांक भी कहते हैं। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर
सीधा प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होता है। इस प्रकार प्रत्यास्थ सीमा के अंदर सीधे प्रतिबल एवं उपजी विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थ गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। यंग मापांक E बराबर सीधा प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता अपॉन लंबाई में विकृति, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला होता है E बराबर P अपॉन E। यहाँ P अपन ने पढ़ा था आगे प्रतिबल का जो फॉर्मूला, जिसे F अपॉन A, और विकृति का फॉर्मूला होता है डेल L अपॉन L। ठीक है, ये इसको P की जगह फॉर्मूले रख दिए गए हैं क्योंकि विकृति E में कोई इकाई नहीं होती, इसलिए E की वही इकाई है जो प्रतिबल P की होती है, अर्थात न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आदि। नेक्स्ट है अपना कर्तन मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, आगे ये देखते हैं क्या है ये। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल, शेयर स्ट्रेस या प्रतिबल तीव्रता एवं उससे संबंधित कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, जिसे G से प्रदर्शित, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार कैपिटल G इज इक्वल टू कर्तन प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता अपॉन कर्तन विकृति, तो G बराबर Q अपॉन पाई। यंग मापांक की तरह कर्तन मापांक की इकाई भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अथवा टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आदि होती है। नेक्स्ट है अपना पॉइजन अनुपात देखेंगे। पॉइजन रेशियो क्या होता है। यदि किसी तार के टुकड़े को खींचा जाए तब उसकी लंबाई कुछ बढ़ जाती है परंतु व्यास को घट जाता है। इसका विलोम भी सत्य है कि लंबाई घटने पर व्यास बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अक्षीय बल एक्सियल फोर्स से किसी वस्तु की अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस लंबाई घटने की है तो उसके फलस्वरूप माप में विकृति और माप बढ़ने वाली होगी। इस तरह बल की दिशा के लंबरूप माप की विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। पार्श्व विकृति की लंबाई में विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। पॉइजन अनुपात पार्श्व विकृति अपॉन लंबाई में विकृति 1/m बराबर स्थिरांक होता है। ठीक है, जो कहीं भी आपसे पॉइजन अनुपात पूछा गया तो याद रखिएगा 1/m होता है और उसका मान आप यहाँ देखिए लिखा गया है 1/4 तथा 1/3 के बीच होता है। कभी कभी केवल m को भी पॉइजन स्थिरांक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नरम पदार्थों में यांत्रिक गुण। नरम पदार्थ ये देखेंगे, यह रेशेदार एवं चमकीले लौह धातु पदार्थ हैं। इनमें सेकंड है, इनमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.25% होती है। इसका गलनांक लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस है। इसका घनत्व 7.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका रेखीय प्रसार गुणांक लगभग 11.4 × 10⁻⁻6 प्रति केल्विन होता है। सिक्स्थ है अपना, इसकी बैनल कठोरता संख्या लगभग 130 है। नेक्स्ट है नरम इस्पात को सुगमता से फुर्ज तथा बेल्ट किया जा सकता है। ये बेंड होगा। ठीक है, एट्थ और लास्ट अपना यांत्रिक गुण है, इसे स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।